बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का सिलसिला भी जारी है। पंजाब और सिंध में चीफ मिनिस्टर भी अनाउंस हो चुके हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध को लीड करेंगे, मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब को लीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी फाइनल हो चुका है, जो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी ये तय किया है कि वो वफाक में किसी भी मिनिस्ट्री या किसी और ज़िम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो जो आइनी ओहदे हैं उनके लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया है कि वो साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकनॉमिक चैलेंज है। हमने देखा कि इस वक्त मुल्क जिस हालात में है, वो मेरी, आपकी, महमूद और अयाज़ की, सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हम सारे मिल के इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सोचें। जो कुछ भी हो गया, जिस तरह से भी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में रिजर्वेशंस हर जगह पे होते हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे भी अभी इलेक्शंस हुए, आपने खुद देखे कि वहाँ पे तो ऐसा हुआ कि जो अपोजिशन थी वो अपोजिशन को बंद ही कर दिया उन्होंने। मतलब वो एक पार्टी ने बांग्लादेश में इलेक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ। और वहाँ पे जो IMF का सिस्टम है, वो IMF की जो इंस्टॉलमेंट है, IMF का जो फंड है वो भी जारी है। लेकिन एक मसला हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में एक लीडर जो अपने आप को सिर्फ इक़्तिदार में लाने के लिए, अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और उसने जो मैं समझता हूँ ये बयान जो उन्होंने हालिया दिया है कि वो IMF को अप्रोच करेंगे कि वो पाकिस्तान को पैसे ना दें कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाए, मैं समझता हूँ ये बड़ा तशवीकनाक और ये शर्मनाक भी ज़रूरी है कि ये एक ऐसा बयान कि जो एक लीडर कहलाता है अपने आप को और मुल्क के लिए इस तरह से बात। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे मिल के इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए करें कि मुल्क किस तरह से बेहतरी में जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, जो फार्मर स्टेट मिनिस्टर हैं, इकनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। अशफाक तोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच थेबो साहब, आपको और आपके नादरीन को बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे बेहतर इकनॉमिक के मामलात कोई नहीं जान सकता। आप इसाक डार साहब के टीम में भी रहे। मैं अगर आपसे अभी सिंपल पूछूं कि इस वक्त हमारे पास इकनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हुसैन भाई। हुसैन भाई, देखें, सबसे बड़ा मसला हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हमारा ये है कि पिछले सालों में जो 2022 का जो साल निकला, 21-22, उसमें हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $17.4 बिलियन था और हमारा प्रोजेक्शन था $8 बिलियन। तो $9.5 बिलियन जो हम एक्स्ट्रा हमने करंट अकाउंत डेफिसिट किया, उसकी वजह से आज तक वो कमर हमारी टूटी हुई है। और उसको हम उस लेगेसी को कैरी कर करके हम अब थक चुके हैं। मगर काफी हद तक हमने उसमें रिकवरी की और इम्पोर्ट्स को काफी हमने कर्ब किया है। अब हैविंग सेड दिस, करंट अकाउंट डेफिसिट जाहिर बात है हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड का मसला यही होता है कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको सामने चैलेंजेस आ जाते हैं कि जी आपको फॉरेन बोरोइंग्स करनी पड़ती है। राइट। देखिए, हमारी लोकल इकोनॉमी की बायंसी को इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें मेन हमारा मसला उस वक्त आता है जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। उस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से थेबो साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला आता है कि जब हम मल्टीलेटरल या ये जो एजेंसीज IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के पास जाते हैं, तो उनकी अपनी शरायत होती हैं जो कि लाजिम व मलजूम होती हैं, वो अपने कंडीशंस पे आपको देंगे। उन्होंने जब कंडीशन लगानी होती है तो वो कहते हैं जी आप अपनी ग्रोथ को स्लो करो, आपका इन्फ्लेशन ज्यादा हो, परचेजिंग पावर लोगों के पास कम करो। जब हम ये कम करते हैं तो आपका डेफिनेटली वो ये समझते हैं कि इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। हमारे यहाँ इत्तेफाक से कोई डिमांड पुल नहीं है, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है। अब
फर्ज करें अगर हम उनके फार्मूले पे जाते हैं, और जैसे अभी आपने देखा कि कोशिश उन्होंने बहुत की, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पॉलिसी रेट 22 पे लेके गए। आज आपका काइबोर 21.71 पे 3 मंथ का चल रहा है, और आपकी ओवरऑल यील्ड आपकी 20% के करीब चल रही है, और आपका इन्फ्लेशन 30% है। तो वैसे ही आप 10% नेगेटिव जोन में ऑपरेट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन आप देखेंगे पिछले 6-7 महीनों में, जब से केयरटेकर सेटअप भी है, जब हमारी हुकूमत भी थी, हम कितनी कोशिशें कर ले, नीचे नहीं जा रहा। जब वो नीचे नहीं जाता तो आपका वो जो डेल्टा होता है बिटवीन आपका पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन का, तो वो कहते हैं जी आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मजीद महंगाई बढ़ेगी और आपकी जो इकोनॉमी है वो सफोकेट हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये पूरा एक विशियस सर्कल है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मिजरीज बढ़ेंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये इस सर्कल से हमें निकलना पड़ेगा, और उसके बहुत बड़े कठिन मरहले होते हैं। एक तो ये है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट को आपको कम करना है। देखिए, आपने 81 अरब से एक साथ $30 बिलियन की इंपोर्ट कम की और $51 बिलियन पे लेके आए। कंसिक्वेंटली आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट भी कम। तो आप अगर फर्ज करें, मैं अगर 81 बिलियन डॉलर की अगर IMF पे हम जाते हैं, IMF का यही कंडीशन होती है नॉर्मली कि आप इंपोर्ट खोलें। राइट। इंपोर्ट खोलने का मतलब है आज के दौर में अगर मैं आज इंपोर्ट खोलता हूं तो $90 बिलियन आएगी। चले मैं उसमें कुछ एग्री प्रोडक्ट को कम कर दूं, जैसे वीट अब आपको नहीं मंगानी है, कॉटन आपको अब नहीं मंगानी है, कुछ और चीजों को भी मैं कर लूं, $75 बिलियन से कम नहीं हो सकती। $75 बिलियन अगर फर्ज करें $35 बिलियन भी आप अपने एक्सपोर्ट कर लें, तो $40 बिलियन का डेल्टा आपके पास यहाँ पर कैप मौजूद है, ट्रेड कैप। उसके बाद आपकी रेमिटेंसेज आती हैं। फर्ज करें मैं $30 बिलियन भी ले लेता हूँ, 27 पॉइंट आगे, फिर भी $10 बिलियन, फिर इसके अलावा जो मार्कअप वगैरह पे करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट मिला के आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $20-22 बिलियन पे चला जाएगा, जो कि सस्टेनेबल टेनेबल पाकिस्तान के इन हालात में नहीं है। ये फिर 20-22 बिलियन जो होंगे, ये हम कहाँ से फिर बोरिंग में जाना पड़ेगा। देखा ना, या तो आप FDI लेके आए। अब FDI जब हम लेके आते हैं तो होता क्या है, नॉर्मली मल्टीनेशनल्स जो होते हैं उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होती है। FDI अगर आप लेके आते हैं, फर्ज करें एग्री साइड पे, एग्रीकल्चर साइड पे लेके आते हैं, जो कि कंट्रीज अगर आए इन्वेस्ट करे और एक्सपोर्टेबल सरप्लस अगर आप जनरेट करके, तो उसको भी आपको 3-4 साल लगेंगे उन चीजों को मटेरियलाइज होने में। तो वो जाहिर बात है, जब वो कंपनी डॉलर में इन्वेस्ट करेंगी तो अपने डिविडेंड। अच्छा अशफाक भाई, ये जो हमने SIFC बनाया, तो SIFC के थ्रू भी हम कोई FDI लाए? देखिए, FDI आएगी, क्योंकि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इन 6 महीनों में केयरटेकर सेटअप में कोई इतना मटेरियलाइज काम नहीं हुआ। ये आइडिया बेसिकली SIFC का आपको पता है पिछली हुकूमत का था, PDM का, और ये जुलाई में हम फॉर्म कर चुके थे। अगर शायद 1-8 साल मिल जाता PDM को तो ये काफी हद तक मेरा ख्याल है काफी हम गुजार चुके होते। देखिए, गवर्नमेंट ये ज्यादातर G2G आएंगी, लोग आएंगे, और इसमें 9 मिलियन बेसिकली तो आप 4 चीजों पे आप कर रहे हैं। एक तो आप IT पे कर रहे हैं, दूसरा आप डिफेंस प्रोटेक्शन पे कर रहे हैं, और तीसरा आप सबसे बड़ा जो आपका चंक है वो इस वक्त है आपका एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे यू आर ट्राइंग के 33% आप अपना रकबा बढ़ाए, यानी कि 9.1 मिलियन हेक्टर लैंड का आप बढ़ाएं, और इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लिम्स के साथ में मेजर जनरल शायद नजीर साहब हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इस किस्म का काम एग्रीकल्चर में पहले कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा, अभी जो हम एग्रीकल्चर का एक प्रपोजल G2G लेके गए थे सऊदी अरब में, उसका क्या बना? क्या वो भी आ रहे हैं, उनकी कंपनीज आ रही होती हैं, गवर्नमेंट नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है अपना प्रिंस सलमान की, मोहम्मद बिन सलमान की कंपनीज आ रही हैं, और उधर से वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और आपके पास अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा, परसेप्शन अशफाक भाई, परसेप्शन ये है कि हम जितने भी G2G प्रपोजल लेके जाते हैं बाहर FDI लाने के लिए, वो हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, B2B अप्रूव हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हो रहा है, या क्या वजह है?
नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, B2B और G2G का मसला नहीं होता, मेन कॉन्फिडेंस का होगा। और अच्छा। कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा तेबो साहब जब आप सीइंग इज बिलीविंग। मेरा ख्याल है अब ये 1000 एकड़ के मिनिमम फार्म दे रहे हैं, और ये आपको मैं बताता हूँ, अगर 1000 एकड़ पे कोई, या 1000 के मल्टीपल में अगर 5-10 हजार एकड़ पे कोई कर रहा है, तो अब ये फिजिबिलिटीज भी तैयार पड़ी हुई है हर प्रोडक्ट के ऊपर। ये अशफाक भाई, आप एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, ये जो हमारे एक लीडर का ये स्टेटमेंट आया कि IMF हमें पैसे भी ना दे, क्या इसका कोई इम्पैक्ट भी होता है? सर, वो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। जाहिर बात है, हर इंसान का अपना एक वतीरा, एक तरीका होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये करना चाहिए था उनको, मगर अब देखें, उनकी मंतक है, उनकी मंशा है, अब वो करना चाह रहे हैं तो उनको करने दें, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, डार साहब ने शेरवानी बनवा दी सर? जी सर। डार साहब ने शेरवानी बनवा दी? देखिए, वो तो अब डार साहब से ही पूछे। नहीं, आपके दोस्त हैं ना, आपके टीम के। तो मेरे दोस्त तो आप भी हैं, आपने बनवाई है। ये बताएं, आप अगली आने वाली हुकूमत में हिस्सा है? देखिए, मैंने आज तक कभी खुद से नहीं कहा। अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर अपनी खदमात पेश करूंगा, मगर कोशिश ये होगी कि अल्लाह ताला, देखे, पाकिस्तान के लिए काम करना वो दे, सेकेंडरी चीज है। राइट। अच्छा, अब आप समझते हैं कि इस वक्त इन दीज सर्कमस्टेंसेस द अप्रोप्रिएट फाइनेंस मिनिस्टर के लिए अगर चॉइस हो तो 1, 2, 3 कौन होना चाहिए सर? मैं आपको, मुझसे पूछेंगे तो आपने अभी मुझे कह भी दिया, मेरे दोस्त भी हैं, 1, 2 और 3 डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आपने हमें तफसीलन बताया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अशफाक तोला साहब से कि पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन क्या है, इन दीज सर्कमस्टेंसेस हु इज़ द सूटेबल पर्सन फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। तो अशफाक तोला साहब ने कहा कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 चॉइस इज़ ओनली 1, डार साहब एंड डार साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकनॉमिक के एक्सपर्ट हैं, IMF पे अबूर रखते हैं, अशरफ मलखम साहब। अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। माय प्लेयर सर। सर, ये बताएं, इस वक्त सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो एक लीडर ने स्टेटमेंट दिया है अबाउट IMF के IMF हमें लोन ना दे, क्या आप समझते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले तो ये सवाल जी, उसमें अगर कल की जो डेवलपमेंट है, अभी तक उन्होंने ये खत लिखा नहीं है, उस पर मुशावरत हो रही है कि खत लिखना है कि नहीं लिखना है। हमारी जो इत्तला है कोई शायद खत नहीं लिख रहे। अगर लिख रहे हैं उसका कंटेंट क्या होगा? एक चीज कल उनके जो लीडरान ने कही है कि हम खत अगर लिखेंगे तो उसमें इंश्योर करेंगे कि कौमी मुफाद या मुल्की मुफाद को नुकसान ना पहुंचे। अब किस तरह वो इसको मैनेज करेंगे, वो खत के मदरजात सामने आएंगे, उसका कंटेंट सामने आएगा तो पता चलेगा कि खत में उन्होंने क्या लिखा है। तो पहले दिन जो उन्होंने कहा था कि जो कर्ज देंगे उसमें एक शिक रखी जाए कि जो इलेक्शन उनके बकौल रिग हुआ, इसकी आजादाना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस हों, इसका रिजल्ट्स बड़ा ईमानदारी के सामने। एक उन्होंने ये बात जरूर की थी, लेकिन इनके PTI हमेशा कहते कुछ और है, बाद में निकलता कुछ और है। तो अभी तक जब इसके मदरजात सामने नहीं आते उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा है, इस खात का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या IMF इस खात को वेटेज देगा? माजी की जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, कभी ऐसा हुआ नहीं। एक दफा हुआ था कि सूबाई वजीर ने PTI के, जब फेडरल गवर्नमेंट चली गई थी, सूबाई गवर्नमेंट थी, उस वक्त कुछ ऐसा किया था, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था। IMF जब भी उनका डेलीगेशन जहां आता है, जो मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में भी आएगा जायजा मिशन रिव्यू के लिए, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टी से मिलते तो हैं, पिछली दफा भी मिले थे। अब उनको कितना वो वेटेज देते हैं ये उनका अपना फैसला है। टेक्निकली उन्होंने कहा है इस खात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम तो गवर्नमेंट से डील करते हैं, जिस गवर्नमेंट के साथ IMF का एग्रीमेंट होता है, जो गारंटीज जो जमानतें उसी गवर्नमेंट से ली जाती है। इस तरह खात का कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं। लेकिन एक
बात जरूर बन जाती है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी इससे मुतफिक नहीं है, लेकिन उसी वक्त होगा जब वो खत लिखेंगे उस खत के मदरजात क्या होंगे, उसका मजमून क्या होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन IMF के कल जो उनके टेक्निकल डायरेक्टर का स्टेटमेंट था वाशिंगटन से, उसने कहा था हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी सियासी जमात की तरफ से खत आया या नहीं आया, हम हुकूमतों से डील करते हैं, सियासी पार्टियों से डील नहीं करते। उनका बड़ा वाज़ेह स्टांस था। क्या आप समझते हैं कि अगर खत लिखा भी जाए तो ये इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी पे लिखा जाएगा? यही जो IMF का पैकेज है वो बराबर मुल्क में बांग्लादेश में भी है, और बांग्लादेश में भी आपके सामने है कि किस तरह से इलेक्शन हुए। वहाँ तो एक जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने उनको जेल में ही डाल दिया, बस एक ही जो पार्टी का इलेक्शन हुआ। तो क्या उसका कोई इम्पेक्ट वहाँ पे तो नहीं ऐसा दिखने में है? इस पे मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूं, इस तरह के खत जो होते हैं ना, जब हम IMF के साथ बैठ के मेज के सामने नेगोशिएशन शुरू करते हैं, उसमें अपर हैंड इस वक्त IMF का है। हम जरूरतमंद हैं, हम IMF को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमें हर हाल में ये प्रोग्राम चाहिए, इसके बगैर हमारी मुआशरत संभल नहीं सकती। ये एक अलग बहस है कि हमें IMF के प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है, इस पे भी इकोनॉमिस्ट बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है ना सूरत हाल की, इसने खत लिखा तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है। मुकामी हुकूमत बांग्लादेश की आपने मिसाल दी कि उसने इस पे ये पेमेंट किया था। जब तक खत का टेक्स्ट सामने नहीं आता, इस पे कुछ तबसरा करना बिफोर टाइम होगा। अभी तो ये भी तय नहीं है वो खत लिखते भी हैं या नहीं लिखते। लेकिन एक मुस्बत बात जो कल मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह का खत लिखेंगे पाकिस्तानी मुफाद को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जो चीज है जो PTI बार बार कहती है, वो कहती है कि ये कर्ज ये हुकूमत ले लेगी, वापस कौन करेगा। भी ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल बड़ी सती बात है। जो हुकूमत लेगी वो कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं होगी, जो किसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेगी, हुकूमत पाकिस्तान होगी। इधर कोई भी हो, हुकूमत ने लेना है या वापस करना है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान में ही वापस करना है। दूसरा, आप एक नेगेटिव चीज जिसमें मेरी समझ के मुताबिक आती है, जब हम मेज पे मुलाकात होते हैं बड़े टफ होते हैं। IMF ने कभी ऑन मेरिट फैसला नहीं किया, उन्हें अपने स्ट्रिंग्स पुल ऑन होती हैं। माजी की बड़ी हिस्ट्री रही है, इसके पीछे जो बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनके कहने पर जो फैसले होते हैं। ये खत उनको एक अपर हैंड जरूर दे देगा अगर लिखा गया, उनका एक पॉइंट जरूर मिल जाएगा, आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ये हम आपको कैसे लोन दें। ये इसकी नेगेटिव चीज जरूर हो सकती है। अब आते हैं आगे और इम्पोर्टेंट सवाल पे। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकनॉमिक अफेयर्स पे भी। इस वक्त जो शहबाज शरीफ प्लस उसकी जो टीम आएगी, उसके लिए सबसे बड़े इकनॉमिक चैलेंजेस क्या होंगे? अभी जो टीम आएगी ना, जो उसका दो उसके नेगोशिएशन के पार्ट हो गए। एक तो जो पाकिस्तान का स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत कर्ज प्रोग्राम चल रहा है, उसका जायजा मिशन जो फरवरी में आना था, उसके रिव्यू के लिए वो आएंगे। उसके रिव्यू के बाद वो जो इस प्रोग्राम की आखिरी किस्त शायद $1.1 बिलियन होगी या फिर थोड़ा सा ज्यादा होगी, उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे किस्त जारी करनी है कि नहीं करनी। उसकी तरफ से 26 पॉइंट दिए गए थे पाकिस्तान को कि इन पे अमल दरामद करना है। उन 26 में से 25 पे अमल दरामद हो चुका है। पाकिस्तानी बड़े क्लियर हैं कि ये हो जाएगा। एक पॉइंट रहता था, वो जो रियासती इदारे, इनके लॉ चेंज होने थे, इनके बोर्ड से मतलब कानून तो बन चुके हैं कि बाई लॉज नहीं बने, वो अभी तक नहीं बन सके, उस पर ज्यादा से ज्यादा इख्लाफ रहता है। वो पॉइंट रहता है, पता नहीं उनके आने तक ये वो लॉज बना लेते हैं या नहीं बना लेते, या IMF से किस तरह वेवर मांगते हैं, शायद उनको मिल जाए। एक पार्ट ऑफ नेगोशिएशन तो ये होगा। दूसरा पार्ट होगा कि जो नया प्रोग्राम पाकिस्तान को हर हाल में चाहिए 3 या 4 साल के लिए होगा। उसके वर्थ है $6 अरब पाकिस्तान ने अपना माइंड बनाया हुआ है 3 या 4 साल के अरसे के लिए $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना। उसके मुज़ाकरात की जो कंडीशन आएंगी वो इसमें तय होनी है, वो पाकिस्तान को हर हाल में करनी पड़नी है। बहुत टफ कंडीशन है। इसमें कल एक ब्लूमबर्ग का मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 6 अरब की जो डिमांड करेगा, तो पाकिस्तान ने जो 26 में से 25 पॉइंट्स जो इम्प्लीमेंट किए हैं ये सफिशेंट हैं और पाकिस्तान इसके लिए कैपेबल होगा कि पाकिस्तान को ये लोन मिल जाए। डू यू एग्री सर? जी, वो रिपोर्ट जो ब्लूमबर्ग की तो मैंने नहीं देखी, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने की थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले। उसमें था कि 25 पॉइंट्स पे मुकम्मल हो चुका है प्रोग्राम काम पाकिस्तान का, और उसका नए प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत प्रोग्राम जारी है, उसकी आखिरी किस्त के लिए वो पॉइंट्स थे। जो नए प्रोग्राम के लिए पॉइंट्स आने हैं, जिसपे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना जहन बनाया हुआ है, उस
उसमें जो अहम चीजें हैं, इनमें जो टैक्स रेशो टू जीडीपी है उसको 15% तक बढ़ाना है 3 साल के लिए। पाकिस्तान वो सोच रहा है कि एक शर्त होगी, उसके लिए वो काम कर भी रहे हैं कि हम किससे कैसे इसको बढ़ाएंगे। दूसरा उनका है कि किस तरह हमने अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना है, किस तरह अपने प्राइमरी बैलेंस को सरप्लस शो करना है, और तीसरी अहम चीज है किस तरह अपनी चीजें मैनेज करनी है कि आने वाले दिनों में बिजली और गैस के रेट्स जिस रेशो से उनकी खरीदेंगे, जिस रेट पे खरीदेंगे उसी रेट से आगे सप्लाई होगा, उसमें सब्सिडीज का असर नहीं होगा। अगली चीज जो सबसे अहम है, IMF कहता है कि आपने जो भी करना है खास तौर पे सब्सिडी और टैक्स एग्जेम्पशन, तो वो कहते हैं 100% खत्म कर दें। किसी भी सेक्टर के लिए कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं बजट में मेंशन करें, डॉक्यूमेंटेड हो। अगला बजट जो हो IMF की अप्रूवल से बनेगा। ये सख्त चीजें होंगी और सख्त फैसले होंगे जो हुकूमत पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। ये मैटर नहीं करता है वो किसकी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, बिलावल साहब बनते तो भी यही होना था, अगर PTI की तरफ से कोई बनता जो भी यही होना था। दीवार पे लिखा हुआ है, ये काम होना ही होना है। इससे इन्फ्लेशन बढ़नी है, इससे सारी सियासी पार्टियां डर रही है कि हमारे साथ क्या होगा। जी, क्या आप समझते हैं कि कैपेबल बंदे का होना भी ज़रूरी है? और परसेप्शन ये है कि जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी शमशाद अख्तर, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फाइनेंस के मामला टैकल किए, ख़ास तौर पे जो बैरूनी जो इदारे हैं उनके साथ, स्पेशली IMF के साथ। क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है कि शमशाद अख्तर को ही कंटिन्यू किया जाए और वही IMF के साथ डील करे? ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जी। शमशाद अख्तर बड़ी एक अग्रेसिव कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगह को तौसीर दे दिया है कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू डील विद IMF। अच्छा, ये एक कैंपेन चल रही है। ये शायद अगर थोड़ा माजी में जाएं, किसी दफा केयर टेकर गवर्नमेंट में भी यही मोहतरमा थी शमशाद अख्तर साहबा भी, ये फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाना था। सही। उस वक्त भी शायद उनको कहीं से एश्योरेंस थी कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी बाद में PTI की, उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा, लेकिन वो नहीं कंटिन्यू करवाया गया। जाते हुए फिर इन्होंने कहा था जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी या IMF के साथ बातचीत हुई थी वो सारे के सारा मटेरियल ले गई थी। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिल्कुल नहीं बताया था कि उन्होंने क्या किया है, इतनी गुस्से हो गई थी। अच्छा, इस वक्त मैं शायद आप बहुत कम लोगों को पता है इनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर से। अच्छा आप सिंध बेस्ड हैं, इसको फाइंड आउट करें। वेरी क्लोज रिलेटिव टू वेरी हाई पर्सन इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी ठीक। वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक कैंपेन चल रही है फार्मर मिनिस्टर इसाक डार के खिलाफ कि उन्होंने बेड़ा गर्क किया, IMF के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। इसमें दो चीजें बड़ी फर्क है। जो मेरा तजुर्बा है IMF के साथ डील का, जो टेक्नोक्रेट होता है वो हमेशा IMF को खुश करता है। उनके फैसले हमेशा पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होते, उनके फैसले हमेशा शॉर्ट साइटेड होते हैं। वो अपनी फाइल क्लियर करना चाहते हैं, उसका पाकिस्तान पे अवाम पे क्या असर होता है उसको उनकी कोई परवाह नहीं होती। ये डॉक्टर शमशाद साहब इस काम में तो शायद बहुत बेहतर हैं। जब भी कोई सियासतदान होता है वो IMF के मुतालबात के साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर करता है कि इसका पाकिस्तान पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका पाकिस्तान के अवाम पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आम आदमी की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये चीजें टेक्नोक्रेट्स लैक करते होते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको इन दोनों चीजों के दरमियान चलना होता है। अब ये बड़ी एक डिफिकल्ट गेम है। इसाक डार के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। पहली दफा हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिड मंथ अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करेंगे कि हमने ये किया वो किया। ये टेक्नोक्रेट्स के इशू नहीं होते, उनको काम करना होता है। उनको खबरों से पब्लिसिटी से भी गर्ज नहीं होना चाहिए अगर वो वाकई सिंसियर हैं, लेकिन जहां बाकायदा है कि लॉबिंग हो रही है। राइट। मैं अशरफ मकरम साहब आखिर में एक आपसे सवाल पूछूं कि जैसे आपने कहा कि टेक्नोक्रेट जो है वो इन इदारों को खुश कर रहा होता है, तो आप इसाक डार को क्या ले रहे हैं, पॉलिटिशियन ले रहे हैं या ये टेक्नोक्रेट के खाते में ले रहे हैं? और आपकी नज़र में अप्रोप्रिएट फाइनेंस मिनिस्टर, वो चाहे नवीद कमर हो, इसाक डार हो, शमशाद अख्तर हो, XYZ हो, आपके नज़र में कौन है? मैं समझता हूँ हमेशा जो सियासी वजीर होता है उसके फैसले बेहतर होते हैं। वो दोनों चीजों को साथ लेके चलता है। कोई भी सियासतदान वजीर किसी भी अच्छे से अच्छे टेक्नोक्रेट से बेहतर होता है। मेरी रीडिंग ये है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब। इसके साथ साथ एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद बात।
जी वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इशफाक तोला साहब से और अशरफ मलकम साहब से। हमने बात की जो हमें इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी IMF के साथ पैकेज की डील हो रही है, और उसके साथ साथ इस वक्त हमें सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि हमें क्या इकनॉमिक्स के चैलेंजेस हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो बड़े अप्रोप्रिएट हैं। इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बिजनेस लीडर हैं, पहले भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। बेग साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक, आप डिफेंस के इलाके से MNA मुंतखब हुए। बहुत शुक्रिया थीबो साहब, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत। सर इस वक्त बेग साहब बहुत बड़ा मुल्क जो है वो क्राइसिस में है, इकोनॉमिक्स चैलेंजेस हैं, और इसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपील करने जा रहा है IMF को कि वो IMF हमें फंड भी ना दे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और अब आप जो टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये डिसाइड किया है कि वो हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन आप हुकूमत का पार्ट होंगे, आपसे मशवरे होंगे, तो किस तरह से ये इकोनॉमिक चैलेंजेस से अपने आप को बाहर ले आएंगे और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले आएंगे बेग साहब? एटीट्यूड है और ये अभी पहली बार नहीं हुआ है इनकी, तो ये इससे पहले भी शौकत तरीन साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और जंगड़ा साहब थे, तैमूर जंगड़ा, तो भी उन्होंने IMF को लेटर लिखा था जो बाद में साबित भी हो गया था, और तो इन्होंने मुल्क के लिए दबाव डालने के लिए उनको कहा था। और इस बार भी इनका ये कि जी हमारे जो IMF का नया प्रोग्राम है या तीसरे जायजे की जो किस्त है 1.2 बिलियन की, इसको आप मुंसलिक करें, लिंक करें इलेक्शन ऑडिट से। तो अब इतना अकल नहीं है कि इलेक्शन इज ए डिफरेंट प्रोसेस। यूरोपियन यूनियन की टीमें और दीगर ममालिक की मॉनिटरी टीमें आई हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट सबमिट होगी, उनके मुल्क से ऑफिशियली हमें आएगा। अगर कहीं पे कोई उन्हें शिकायतें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम जवाब देंगे हुकूमती तौर के ऊपर। बेग साहब, इनको कोई मजाज नहीं है। आप एक लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी हैं, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट में भी और बिजनेस में भी। आप इस वक्त मुल्क के क्या चैलेंजेस हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खास तौर पे कि आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बेशुमार चैलेंजेस है। हालांकि हम काबीना में नहीं है, लेकिन मशावरती अमल में उनके साथ हैं, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये जो चैलेंजेस हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा हम पूरा करें। अब इसमें जो चीज है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है IMF का प्रोग्राम। ये तीसरा प्रोग्राम 4 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर हमें मिलने थे। एक उसका जायजा है, उस जायजे में 98% तक तो शराइत IMF की पूरी कर ली हैं, और सिर्फ 1 या 2 उनकी शराइत बाकी हैं, जिसमें टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है, और 3 सेक्टर्स को जिसमें रिटेलर है, एग्रीकल्चर है और रियल एस्टेट है, इनको टैक्स नेट में लाना है। ये IMF का मुतालबा है। अच्छा बेग साहब, ये मुतालबा तो ठीक है, अगर IMF आपसे ये मुतालबा रखती है कि आप एनर्जी की प्राइसेस और बढ़ाएं, तो आप एक बिजनेस लीडर भी हैं, तो ये जो बिजनेस की वायबिलिटी होगी, डूइंग बिजनेस, वो कितना मुश्किल हो जाएगा। और हम इस वक्त जो हमारे पास शॉर्टफॉल है, अगर हम मैक्सिमम $30 बिलियन पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम इंपोर्ट 70 कर रहे हैं, ये जो शॉर्टफॉल है ये हम कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन के आसपास रही है, और हमारी इंपोर्ट तो बढ़ के 80 बिलियन पहुंच गई थी। अगर आप 70 भी करें तो भी 30 और 70 40 अरब डॉलर का हमारे पास तजाती खसारा है। उसको आप पूरा करने के लिए आपके रिजर्व्स काफी नहीं है, लिहाजा हमने अपनी इंपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे बीच में हमने किया था, LCs वगैरह खोलने पे पाबंदियां, लग्जरीज गुड्स पे पाबंदियां, ये सब हमने लगाई थी।
और उससे माशाल्लाह हमारा करंट अकाउंट और तिजारती खसारा दोनों बेहतर हुआ, कंट्रोल में आया। दूसरी जो चीज बड़ी है वो IMF के साथ हमें एक बड़ा प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा जो $6 बिलियन का होगा 3 से 5 साल तवीलो मियाद। और वो IMF का एग्रीमेंट जो होगा वो हमारे दोनों एजेंसीज को कॉन्फिडेंस देगा कि हम एक डिसिप्लिन फिस्कल निजाम के तहत हुकूमत चला रहे हैं। उसमें हमें अखराजात कम करने हैं और हर हालत में करने हैं, इनकम को बढ़ाना है, अफराती दर को कम करना है, रेट को सिंगल डिजिट लाना है ताकि नई सरमायाकारी हो, रुपए की कदर नहीं करनी, लेकिन रुपए की कदर मान एंड सप्लाई उसी पे रखना है। उसमें मैनुअल वो इदारे जो खसारे में चलने वाले हुकूमती इदारे हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन या निजकारी जो है वो बहुत पुराना एक अमर है, जिसमें TIA है, रेलवे है और स्टील मिल है और डिस्कोज है। तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में एड्रेस 1 बाय 1 होंगे क्योंकि इससे ब्लीडिंग हो रही है और ये आपका कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। और कौमी खजाने में इस वक्त जो डेट हमारा बढ़ गया है वो ऑल टाइम हाई है। हमारे जितने रेवेन्यू आते हैं वो ज्यादातर कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अभी हाल ही MNA मुंतखब हुए हैं यहाँ कराची डिफेंस से। आज का हमारा प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम बात कर सकें कि हमारा पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कोई भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो हमारे मुल्क में अदालतें हैं वो उसके थ्रू अपने मामलात सॉल्व करे, रादर दैन कि वो इतने इंतहा पसंद हो जाएं कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ लिखना शुरू करें। जिस तरह से एक पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि हम IMF को ये लिखेंगे कि वो लोन ना दे और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाए। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम SIFC के अम्ब्रेला के नीचे हम काम करें, हम बाहर से पैसे लाएं, ये जो हमारा शॉर्टफॉल है हम इसको किसी तरह से पूरा करें। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अच्छे इक़दाम किए, ख़ास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, शमशाद अख्तर ने, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। SIFC को कंटिन्यू रखना चाहिए और SIFC में हमारी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएं। हमारा मुल्क पाकिस्तान इज़ अ रिच ऑफ द रिसोर्सेज, आप नेम इट कि पाकिस्तान में क्या नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर सिंसियरिटी हो, हमारे अंदर सच्चाई हो, हमारे अंदर लॉयल्टी हो। हम पाकिस्तान के लिए सोचें तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और वो मैं नहीं सोचूंगा, ये मेरा कैमरामैन नहीं सोचेगा, सबको सोचना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जो सबसे ज़्यादा 32 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं, उनको चाहिए कि वो उसको डबल करें। और पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।